जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को दो तीन चीजें कन्वे करना चाहूंगा। बेसिकली मैंने इस वीडियो के अंदर एक एनालिसिस किया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स का कोर्स है हिस्ट्री का, उसका सिलेबस और यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री का सिलेबस कितना सिंक्रोनाइज्ड है, कितना सेम है। मतलब अगर आप कभी बीए ऑनर्स करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर आप कर रहे हैं या फिर आप कहीं और से भी कर रहे हैं, तो भी आप एक बार अपने सिलेबस को मैच कर सकते हैं, अपने कॉलेज के सिलेबस को यूपीएससी के सिलेबस से मैच कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। अब इससे आपको दो तीन फायदे जो हैं वो होंगे। पहला फायदा तो यह है, आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप करने का प्लान करेंगे, तो अगर आप यहीं से ये जो बीए का जो सिलेबस है, फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अगर आप इसको यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उसी एंगल से, तो आपके लिए एक तो एडवांटेज ये होगा कि यूपीएससी में उस सब्जेक्ट में आपकी कमांड बहुत अच्छी बन जाएगी। जनरली स्टूडेंट्स इस चीज को लैक करते हैं बीए के टाइम में। वो बहुत ही कैजुअल तरीके से बीए करते हैं, लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देके सोचते हैं कि बस हो गया, नंबर अच्छे आ गए। लेकिन जब वही यूपीएससी के प्रिपरेशन में आते हैं तब वो स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा पहला यहां पर मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, ये बताने का कि आप देखें कितना सिंक्रोनाइज सिलेबस है यूपीएससी का, और यहां पर जो ग्रेजुएशन दिल्ली ऑनर्स हिस्ट्री का है कितना सिंक्रोनाइज सिलेबस है। हर जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, अगर आप अलग अलग कॉलेज से हैं, तो आप अपने ऐसी साल भर के, पूरे साल भर के, इनफैक्ट 3 साल के सिलेबस को पूरा देख लीजिए। जो मैं बताऊंगा यहां पर कितना सिंक्रोनाइज्ड है, तो इससे फायदा, जैसे मैं आपको बताया, यही होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे पार्ट ऑफ द सिलेबस है और इस पोर्शन को मुझे ग्रेजुएशन के टाइम में ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो 3 साल का सिलेबस है, आपको यह समझ में आएगा कि ये एक ही साल में कवर किया जा सकता है। और इनफैक्ट यहां पर जितना डेप्थ दिया है सिलेबस के अंदर, कभी आपने वो डेप्थ बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो मेरे हिसाब से आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑप्शनल्स की तरफ भी जा सकते हो। इतना अच्छे तरीके से यहां पर सिलेबस, मतलब बेसिकली दिल्ली ऑनर्स की बात करूं, दिल्ली हिस्ट्री ऑनर्स की, तो बीए प्रोग्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स प्रोग्राम की, तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहां सिलेबस को कवर किया गया है। ठीक है। तो एडवांटेज है, बीए करने से एडवांटेज होगा। ये कुछ अगर लोग सोचते हैं कि नहीं मैंने गलत चूज कर लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और ये चीज हर सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है। ठीक है। नंबर 3, अभी आप अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ते हो, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है इन टर्म्स, जितना अमाउंट ऑफ फैक्ट्स आपको याद करना पड़ता है, तो कभी आप इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते रहोगे तो वो फैक्ट्स आपके दिमाग में होंगे। और जब आपके बीए में सब्जेक्टिव पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, तो आप वहीं से, उसी वक्त से, आप जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आप अपनी आदत वैसे ही डाल सकते हो जैसे आपको आगे जाके लिखना है। ठीक है। मेंस के अंदर लिखना है, तो एक तो ये एडवांटेज होगा कि आपकी आंसर राइटिंग की हैबिट बनी रहेगी। तो देखो यार, जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट देना होता है, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट जनरली ग्रेजुएशन के अपीयरिंग में होता है या फिर ग्रेजुएशन के 1 साल बाद होता है। ठीक है। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है, थर्ड ईयर में आते हैं, थोड़ा सीरियस होते हैं एंड दे स्टार्ट किया, मुझे अगले साल यूपीएससी देना है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यार आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, है ना, या आप सेकेंड ईयर में आज हो, तो आप 1 साल का वेट ही क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं आप उस पर्टिकुलर 1 साल के टाइम पीरियड को इस्तेमाल करते हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे पता है, ये कमेंट करेंगे कि भाई व्हाई यू आर ब्रेन वॉशिंग द स्टूडेंट्स, क्यों आप उनको ब्रेन वॉश कर रहे हो? उनको जी लेने दो, उनकी जिंदगी जी लेने दो, अपनी कोचिंग चलाने के चक्कर में जो है ये सब कर रहे हो। देखो यार, इट्स नॉट अबाउट अपनी कोचिंग। देखो, अपनी कोचिंग जो चल रही है, ठीक है, अगर आपका जो पॉइंट है जो है वो है, लेकिन इसमें फायदा आप देखोगे तो एज अ मेंटोर हम ये चाहते हैं कि अब जो कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो स्टूडेंट जितने ये बोलते हैं ना, उनको तब समझ आएगा जब आप उस ईयर में अपीयर होने जा रहे हो। अगर आपको लगेगा इतना बड़ा सिलेबस है और मुझे 1 साल में पढ़ना है, मैं आपको बताऊं मोटे मोटे तौर पे कि जो भी आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है 3 सालों का, जनरली उस पर्टिकुलर सिलेबस को 1 साल में कवर करना है अगर आप अगला अटेम्प्ट देने जा रहे हो। ठीक है। अगर आपका मान लीजिए 2026 का अटेम्प्ट है, 2025 का अटेम्प्ट है, तो ये समझ लीजिए 1 साल के अंदर आपको 3 साल का कोर्स कंप्लीट करना है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। और इसीलिए बस आपको यहां पर यह गुजारिश रहेगी कि आप लोग जल्दी बिगिन करने का ऑब्जेक्टिव यही होता है। यार क्या ही कर रहे हो, है ना। अगर मान लीजिए 1-2 साल आपने दे दिए और तीसरे साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, तो फिर तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, अपना खूब एंजॉय करो, है ना, खूब एंजॉय कर सकते हो। लेकिन कभी आप इन टाइम को निकालते हो, जनरली लोग निकाल देते हैं, है ना, वो नहीं करो। या फिर मैं कह रहा हूं ठीक है, एंजॉय भी कर लो, लेकिन मैं जो आज सिलेबस का एनालिसिस करने जा रहा हूं उसको एक बार देखिएगा, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि मैं अगर हंसती खेलते भी इस पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ूंगा तो भी मेरा हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल तक तैयार हो सकता है, या फिर मैं कहूं नॉट एज एन ऑप्शनल, इनफैक्ट
तो जीएस के एंगल से तो बहुत ही अच्छा तैयार हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार स्टार्ट करता हूं और मेरे साथ साथ अगर आप लोग एक बार फॉलो करेंगे तो आपको बड़ा ही यहां पर सही लगेगा। देखिए इधर पहली चीज तो यह है कि मैं आपको देखिए सिर्फ मैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर में ध्यान दूंगा, यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के ऊपर मेरा फोकस रहेगा इन्हीं सिलेबस पे। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 इनमें आप जाओगे तो बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, मेडिवल हिस्ट्री भी है, ऑफ इंडिया, ये सब भी है। ठीक है, बट अभी मैं आपको सिर्फ सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 पे फोकस करके दिखाऊंगा कि यूपीएससी का सिलेबस कितना रेलेवेंट यहां पर है। देखिए फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे पेपर 1 सेमेस्टर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी का बी ऑनर्स का कोर्स। तो देखिए इसमें क्या है, पहला टॉपिक यूनिट 1 है रीस्ट्रक्चरिंग एंशिएंट हिस्ट्री। अब ये एक ऐसा पॉइंट है बेसिकली जिसमें ये बताते हैं कि भाई कैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ें, या फिर मतलब क्या क्या सोर्सेज है जिससे हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो यहां पर देखिए वही है सोर्सेज एंड टूल्स के बारे में। ठीक है, अब ये यूपीएससी के सिलेबस के साथ इंक्लाइंड है, क्योंकि जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, आपको यूपीएससी के अंदर जो आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी पढ़ने को बोला जाता है। ठीक है, हम ये एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, हम इस एनसीईआरटी को कवर कराते हैं जब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करने की। तो वहां पर पहले टॉपिक्स ही यही है कि हमको पता तो चले कि भैया एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं, वो क्या क्या टूल्स हैं जिससे हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। राइट, देन उसके बाद हम लोग देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर पैलियोलिथिक पीरियड होता है, जहां पर आपका मेसोलिथिक कल्चर होगा। ये कल्चर्स को यहां पर डिटेल में बताया गया है। अब जब आप यूपीएससी के एंगल से पढ़ोगे ना, तो आर.एस. शर्मा में खाली एक चैप्टर दिया है। आर.एस. शर्मा बुक बेसिकली ये ओल्ड एनसीईआरटी है ना, कोई अगर नहीं जानता है तो बता देता हूं, ये ओल्ड एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री खास तौर से। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें तो खाली एक चैप्टर दिया गया है, और आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कभी आप इस पर्टिकुलर सेमेस्टर 1 में इतने बढ़िया तरीके से उसको पढ़ लेते हो, बढ़िया तरीके से इसके वही नोट्स बना लेते हो, और एकदम जूझ के बढ़िया एकदम डेडिकेशन के साथ इनको पढ़ लोगे, तो आई एम टेलिंग यू बाय गॉड आप बहुत सारे एस्पिरेंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हो। क्योंकि यूपीएससी में ना जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो इतना इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर होता ही नहीं है, या फिर जो होता भी है ना तो हम लोग मतलब जल्दी जल्दी चीजें चलती हैं। लेकिन आपको जब यहां टाइम मिलेगा तो यू हैव द टाइम कि आप इन डेप्थ चीजों को पढ़ सकते हो, आप मास्टर्स की तरफ चीजों को ले जा सकते हो, अपने मास्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अब पैलियोलिथिक कल्चर में मतलब यहां पर क्या सीक्वेंस था, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था, यहां पर कहां लोग रह रहे थे, व्हाट वर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो इस पर्टिकुलर पीरियड में हो रहे थे, ये चीजें हैं, है ना। एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, अभी देखिए अभी तक लोग यहां क्या कर रहे थे, प्री हिस्टोरिक में हंटर गैदरर्स थे, लोग अपना हंटिंग करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। लेकिन अब पीरियड चेंज हो गया है, अब लोग फूड प्रोडक्शन करने लगे हैं। इस पर्टिकुलर पीरियड में देखिए न्यूलिथिक कल्चर की बात होती है, चालकोलिथिक कल्चर की बात होती है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, ये आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी के अंदर बाकायदा चैप्टर है जिसके लिए मैंने पढ़ाया हुआ भी है। मैं एक बार आपको आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी पहले दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, ये आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी का इंडेक्स है। अगर आप इसको यहां पर देख रहे हैं तो आप देखिए टाइप्स ऑफ सोर्सेज। अब आपने जो अभी देखा, आपका बीए का सिलेबस पूरा पूरा मैच कर रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी यहां पर है। और ठीक है, तो ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अभी देखिए यहां पर आप स्टोन एज में पैलियोलिथिक की बात हो रही है। देखिए पहले इंसान हंटर गैदरर था, फिर फूड गैदरर था, और फिर क्या हुआ, फिर देखिए मेसोलिथिक की बात हो रही है, हंटर एंड हर्डर, देन न्यूलिथिक की बात हो रही है, फूड प्रोड्यूसर। यही हमने देखा ना, हंटिंग गैदरिंग से लेकर फूड प्रोडक्शन। तो देखो पूरा पूरा चैप्टर है यहां पर। और जब हम लोग ये पढ़ते हैं यूपीएससी के अंदर ओल्ड एनसीईआरटी को, भाई साहब 33 से लेकर 42 पन्ने तक, भाई सिर्फ और सिर्फ यहां आप देख रहे हो, गौर करो 9 पेजेस का चैप्टर है। जबकि आप जब बीए में इसको कर रहे हो तो आप कितना डेप्थ में करोगे, आपकी नॉलेज कितनी अच्छे इनहांस हो सकती है, और आप कितना अच्छा नॉलेज लेके उसके बारे में पता नहीं कितना कुछ लिख सकते हो। बीए में सब्जेक्टिव आंसर लिखने ही होंगे, बढ़िया तरीके से लिखने का प्रैक्टिस करो, और आदत डरे रहने दो लिखने आंसर लिखने की। ये ना हो कि आंसर राइटिंग के अलग से प्रैक्टिस करने पड़ जाए। ये स्टूडेंट को जनरली करना पड़ता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब आप इसको 3 साल तक करते रहोगे प्रैक्टिस, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए चालकोलिथिक की बात, पूरा इंडिविजुअल चैप्टर ही है जो मैंने अभी चालकोलिथिक आपको यहां बताया। ये देखिए अभी हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे, ये आपको देखिए चालकोलिथिक कल्चर के बारे में यहां पर है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है बीए का फर्स्ट सेमेस्टर, बीए ऑनर्स हिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर कितना मैच कर रहा है। ठीक है ना, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 3 यूनिट्स में है, लेकिन आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी में खाली 2 ही चैप्टर में कवर हो गया। फिर देखिए यहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरा पूरा चैप्टर ही है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट वर द कल्चरल ट्रांजिशंस, सेटलमेंट पैटर्न कैसे हो गया था, लोग अब कैसे रह रहे थे, उनके घर कैसे थे, है ना, मतलब हर एक चीज। आर्यन, मतलब यहां पर आप देखोगे कि द आर्यन प्रॉब्लम, मतलब ये जो आर्यन की जो इन्वेजन थ्योरी है वो क्या है, ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिकली यहां पर आपको ये चीज भी सेम टू सेम यहां देखने को मिलेगी। यहां पर आप इसको गौर करके देख सकते हैं। ये देखिए
ये देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में पूरा पूरा एक चैप्टर है यहाँ पर। एंड देन देखिए एडवेंट ऑफ द आर्यंस, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आने लगा। आप समझ रहे हो बात को मैं बताना क्या चाहता हूं? मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर इज वेरी क्लियर, और इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव बस ये है, सिंपली आपको ये बताना कि जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर अभी क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो, ब्रेन वॉशिंग, अपनी कोचिंग चलानी है। देखो यार, कोचिंग चलानी है, हमारी चली ना चली, अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो टाइम जरूर चला जाएगा आपका, ठीक है? तो वो उस चीज को मत सोचो आप, मतलब इंसान ये ना सोचे कि भैया दूसरे क्या फायदा, आप ये देखो मेरा क्या फायदा उससे। आपका कहीं से घाटा हो तो बताओ, है ना? प्रॉब्लम इज अगर आप कहीं घाटा हो रहा हो तो बताइए। देखिए पहला एडवांटेज क्या है यहाँ पर? पहला एडवांटेज ये है कि अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर रहे होंगे, कहीं से भी कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने सिलेबस को एनालाइज कर लेना, ठीक है? तो पहला एडवांटेज तो ये है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी ग्रिप बना लेंगे, ठीक है? और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट बेसिकली जिसमें बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल डेटा होता है, स्टूडेंट्स की हमेशा प्रॉब्लम होती है, सर भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो बेसिकली क्या कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हमें हम कितना इफेक्टिवली फैक्ट को अपने दिमाग में रख सकते हैं। दूसरी बात ये है, दूसरा एडवांटेज यहां पर क्या होगा? दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो सिलेबस आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है ना 3 साल में, एक्चुअली यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो 1 साल में कंप्लीट करते हो, तो आपको भी उसी स्पीड से कंप्लीट कर देना है, 3 साल के अंदर नहीं 1 साल में। और बाकी सालों को आप ऐसे ही और सब्जेक्ट को कवर करिए, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसको भी आप 1 साल में कवर कर लीजिए। तो जो आप 3 साल में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, वो 3 साल में आप अच्छे तरीके से 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। एंड दो सब्जेक्ट्स आर द की सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, दे आर द की सब्जेक्ट्स। तो ऐसे ही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप जल्दी यहां पर ये चीजों को कर रहे हो, बीए के टाइम पे करना शुरू कर दोगे, मेक योर रूटीन लाइक दैट कि आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। अगर आप, मतलब ये सब इट्स ओनली अप्लाइड टू दोस्त जो सीरियस हैं यूपीएससी को लेकर, जिनके लिए ये है कि इट्स नाउ और नेवर, इट हैज टू बी डे 1 और इट हैज टू बी 1 डे। ये आपके लिए ऊपर है। अगर आप ऐसे टाइप के आदमी हो कि भैया ये करना है वरना कुछ नहीं करना है, अगर आप उतना शिद्दत रखते हो, अगर आप वो आपके अंदर जील है, वो आपके अंदर एंथुजियाज्म है, तो ही आप इसको फॉलो करिएगा, वरना आप अपने पर्टिकुलर कॉलेज लाइफ को अपने हिसाब से बिता सकते हैं। ऐसे कोई बुरी चीज नहीं है, वो भी कर सकते हैं, बहुत लोगों ने किया और लोग करते आए हैं। बट जिस हिसाब से पेपर का लेवल है, जिस हिसाब से आपको लोग बताएंगे नहीं, जो लोग लिखते हैं ना क्यों ब्रेन वॉश कर रहे हो सकता हो वही लोग ऐसे हों जो जल्दी शुरू कर चुके हों, एंड दे डोंट वांट कि भाई किसी को पता चले कि नाउ इट इज हाई टाइम की स्टार्ट करना है हमको जल्दी। आप बात समझ रहे हो मेरी? आप बात समझ रहे हो? तो जल्दी शुरू करना लोग कर देते हैं। बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 1 से आप पूछोगे ना तो वो वही कहते हैं हमने कम पढ़ा, हम 8 घंटे पढ़ते थे, लेकिन वो यही बताते हैं कि यही 8 घंटा वो पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआर 1 हुआ है। आप बात समझना इस चीज को। तो ये चीज क्योंकि वी एज अ मेंटोर हम बता सकते हैं। देखो यार, मुझे एक स्टूडेंट ने ना एक आज इंस्टाग्राम पर रील भेजी थी, और बड़ी अच्छी लाइन उसमें एक मेंटर्स के लिए, टीचर्स के लिए थी, और वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा था कि यार मैंने प्रिपरेशन की, मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं आईएएस बनता तो मैं किंग बनता, राइट? लेकिन मैं आईएएस नहीं बन पाया तो मैं किंग मेकर जरूर बन सकता हूँ, है ना? और ये रोल, मतलब ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने स्टूडेंट से बोला कि सर आपके लिए ये लाइन फिट बैठती है, आप लोगों के लिए। और यही चीज़ है यार, हम गाइड ये कर रहे हैं बिकॉज वी नो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कहां जा रहा है, यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है, और अगर आपको एज पाना है और जगह से, और स्टूडेंट से, और एस्पिरेंट से, तो ये करना पड़ेगा। और दोस्त ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आईएएस में है, ऐसा मत सोचो ये सिर्फ आईएएस में है, ये आईआईटी, नीट, सीयूईटी हर जगह है। मैं आपको बताऊं, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्लास 10th में होते हैं, लेकिन वो क्लास 12th की जेई नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हो चुका है। जिस हिसाब से पेपर पैटर्न हो गया, जिस हिसाब से कंपटीशन लेवल बढ़ने लग गया है, ठीक है, जो भी अभी यहाँ पर चीज़ें हुई, नीट के अराउंड प्रोटेस्ट हुए, इसको साइड करके भी आप देखो, तो जिस हिसाब से कट ऑफ जाने लगे, जिस हिसाब से नंबर मिलने लगे हैं, आप जल्दी स्टार्ट नहीं करोगे तो आप इम्पॉसिबल है कि आप 720 में से इतना बड़ा अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है ना? मतलब ठीक है, देर आर शिद्दत, मतलब देखो सब्जेक्ट लिमिटेड होते हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट कि आप कर सकते हो, बट स्टिल पॉइंट ये कहने का है, आप क्रक्स में जाना, ये मत कहना कि हाँ कमेंट आने लग गया सर आपको क्या पता नीट कितना टफ है। ठीक है, आई नो दैट नीट इज वेरी टफ, 12th इंटरमीडिएट लेवल पे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है। बट द पॉइंट इज, आप ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ महसूस कर रहे होंगे कि कंपटीशन सब जगह इंक्रीज हुआ है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, सारे जगह कॉम्पिटिशन। क्यों कंपटीशन इंक्रीज होने का रीजन ही यही है ना, लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। सो दीज आर द वेरियस रीजंस, लोग फॉर्म भर रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, एंड पीपल वांट टू गो। तो बेसिकली दूसरा पॉइंट यहां पर ये हो जाएगा कि आपका ग्रिप बनेगा। दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि यू कैन, मतलब स्टडी फास्ट
अब जल्दी स्टडी कर सकते हो, स्टडी फास्ट मतलब कवर मोर सब्जेक्ट्स, कवर मोर सब्जेक्ट्स इन लेस टाइम, और ज्यादा प्रेशर आपको होगा नहीं। तीसरा एडवांटेज ये है आंसर राइटिंग का, आंसर राइटिंग का आपको तीसरा एडवांटेज मिलेगा। आप यहीं से आंसर राइटिंग करिए, यहीं से आप नोट्स मेकिंग करिए, तो आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन यहां पर बनेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीए के सिलेबस को और दिखाता हूं। ये देखिए, तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि कैसे आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस चलेगा। तो सेमेस्टर 1 में बेसिकली यूपीएससी का जो स्टोन एज है, यूपीएससी का जो हड़प्पन कल्चर है, यूपीएससी का चालकोलिथिक कल्चर है, यही बस आपसे पूछ रहा है। इतना ही है यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से, इतना ही है। आप देखिए इस एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 33 या फिर ये ले लीजिए 11 से ले लीजिए, तो 11 से लेकर मैक्सिमम 70 तक, इतना ही बड़ा सिलेबस है आपका फॉर सेमेस्टर 1। अब देखिए आर.एस. शर्मा जैसी किताब 3 सालों में खत्म हो रही है, ये किताब हम लोग 15 दिन 17-18 दिन में खत्म करते हैं। आप समझिए कि आप अगर शिद्दत से लग जाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं मूविंग ऑन। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हम लोग सेमेस्टर 1 के दूसरे पेपर पे आते हैं, पेपर 2। ये भी पेपर 1 था, 3 पेपर हो रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इज लाइक ऑप्शनल लैंग्वेज टाइप का होता है, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बट देखिए सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, अब यहां पर एंशिएंट वर्ल्ड की बात हो रही है, यानी कि अदर देन इंडिया की बात भी होगी। देखिए आप यहां पर जैसे इवोल्यूशन मैनकाइंड का पैलियोलिथिक में कैसे हुआ, ये बहुत डिटेल्ड स्टडी है कि अभी तक तो हमने देखा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि स्टोन टूल्स मिलते हैं, ये होता है वैसा होता है, स्टोन टूल्स ऐसे होते थे, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, मेसोलिथिक आ गया, वहां पर ऐसे स्टोन टूल्स हुए। ठीक है, बट यहां पर आप देखेंगे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन काइंड का, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कितना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। देन फूड प्रोडक्शन यहां पर होने लगा, राइट, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो गई, वो क्या फैक्टर्स थे, कैसे शुरुआत होती है, किन क्रॉप्स को लेके आते हैं वो। देन हम जब ब्रॉन्ज एज की बात करेंगे तो बॉस बेसिकली अब यहाँ पर आप देखिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन है, चाइना का है, ईस्टर्न मेडिटेरियन, ये सब आपको अगर आप ऑप्शंस में जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज जीएस के अंदर ये टॉपिक आपके लिए यहाँ से हट सकता है। ठीक है, जीएस के अंदर बेसिकली इनमें नहीं जाया जाता है, तो आप, मैं बता रहा हूँ, ये चीज कट कर सकते हो। मतलब जब आप पढ़ो यूबीए के अंदर तो अपने आप को इस तरह से चैनलाइज करो कि इस पर इतना ध्यान मुझे नहीं देना है। देन नोमैडिक ग्रुप्स इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, डिबेट ऑन द एडवेंट ऑफ आयरन, कैसे आयरन को यहाँ पर वो हुआ, डिबेट हुई। हम लोग तो बताते हैं कि हाँ आयरन की डिस्कवरी हो गई 1000 एडी में, लेकिन उसके ऊपर डिबेट है कैसे हुई, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होगी। ठीक है, देन स्लेव सोसाइटी इन एंशिएंट ग्रीस, ये सब आपको छोड़ देना है। पोलिस इन एंशिएंट ग्रीस, एथेंस एंड स्पार्टा, बहुत आपको बीए में पढ़ लोगे, बस वही आपके लिए इनफ होगा। यूपीएससी के लिए आपको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अनटिल अनलेस आप उस पर नहीं आते हो। देन सेमेस्टर 2 की बात करेंगे, देखिए हिस्ट्री की, फिर से हम यहां देखिए जो आपको मिल रहा है, यूनिट 1 टॉक बात कर रहा है 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक की कहानी को, 300 बीसी टू 300 एडी तक की कहानी यहां पर डिस्कस करी गई है। अब इस पर्टिकुलर पीरियड में आप देखिए क्या हो रहा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो हो चुका है सोसाइटी में, यानी कि वैदिक एज, ये सब चीजें जो है यहां पर जो आप देख रहे थे वो आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये तो हड़प्पन हो गया, पूरा हड़प्पा का होगा, डिक्लाइन विक्लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, प्रोडक्शन रिलेशंस, तो बेसिकली यहाँ पर इसमें इस पर्टिकुलर पीरियड का इकोनॉमी क्या था और इस पर्टिकुलर पीरियड का सोसाइटी क्या था, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर पीरियड का पॉलिटी क्या था, वो यहाँ पर लिखा गया है। ये पॉलिटी पूछा गया। देखिए इसमें मौर्यन एम्पायर हो गया, पोस्ट मौर्य का पीरियड हो गया, और पोस्ट मौर्य का पीरियड में स्पेशल एम्फेसिस यहाँ पर सातवाहन और गणसंघ, कुषाण, इनके ऊपर दिया गया है। ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है, पूरा एग्जैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए इसके बाद जो बात हो रही है दैट इज फ्रॉम अर्ली टुवर्ड्स अर्ली मेडिवल, यानी कि लगभग 4th सेंचुरी से लेकर 400 एडी के आसपास से लेकर हम बात करने जा रहे हैं 750 एडी तक की कहानी। इसमें जो बात होगी वो किसकी होगी, वो आपकी ऑब्वियसली पोस्ट मौर्य की होगी। यहाँ पर बातें जो होंगी वो किसकी होंगी, कुषाण उसकी होंगी, हर्षवर्धन की होगी, राज्यवर्धन की होगी, वर्धन डायनेस्टी, पल्लवास, चालुक्यास, इसमें बात किसकी होगी, गुप्ता एम्पायर की होगी। तो बेसिकली ये वो पीरियड है जब हम गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे प्लस पोस्ट गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे। ये देखिए आप, तो एक तो यहां पर ये वाला यूनिट है जो आपको मौर्य एंड पोस्ट मौर्य की बात कर रहा है, ये वाला यूनिट है जो आपको गुप्ता और पोस्ट गुप्ता की बात कर रहा है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं अपने यूपीएससी या आर.एस. शर्मा किताब के हिसाब से क्या है। इसके बाद देखिएगा यहां पर क्या आ रहा है, सीधे जैनिज्म बुद्धिज्म अभी आगे आएगा, यहां से आप देख सकते हैं। देखिए मगध एम्पायर की शुरुआत हो रही है, तो बेसिकली हम यहां पर मौर्यन पीरियड आने की बात हो गई। ठीक है ना, एज ऑफ बुद्धा, यहां से आप देखिएगा
कि एज ऑफ मौर्यास, राइट। फिर उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस, लगा हुआ चैप्टर। फिर उसके बाद अगेन सातवाहन्स की बात हम बात कर रहे थे। जो आप कुषाणों की बात कर रहे हैं उसमें भी आप देखिए इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियंस और कुषाण्स, तो आप कुषाणों की खाली बात करेंगे, आप बीए में सातवाहनों की बात करेंगे। ये सब आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आपका जो एज है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिलता चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहां पर भी आपको जो टॉपिक्स मिल रहे हैं, देखिए अगेन यू विल सी दिस इज गुप्ता एम्पायर एंड दिस इज लाइफ इन द गुप्ता एज एंड हियर यू विल फाइंड हर्षा, दैट इज पोस्ट गुप्ता एम्पायर, ठीक है ना। यहां पर आपको और भी सब्जेक्ट्स टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे देखिएगा ये आपको दिखेगा यहां पर राइज ऑफ सोशल चेंज, ये पल्लवाज एंड चालुक्याज आपको यहां मिल रहा है, तो ये टॉपिक आपके बीए में है। तो ये रेलेवेंसी है बीए के, ये टॉपिक्स जो हैं वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के अंदर आप देखोगे तो इनफ है, जहां पर आपकी आर एस शर्मा कंप्लीट कर दी जाएगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस सिंक्रोनाइज्ड है। आगे देखिए ये फिलॉसफी की बात जो है, फिलॉसफी पूरा आएगा, अभी दिखाता हूं आपको, है ना। क्या कल्चरल डेवलपमेंट्स थे, यानी कि लैंग्वेजेस के ऊपर बात होगी, राइट। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, गुप्ता पोस्ट गुप्ता का, ठीक है। अब देखो मैं दिखा देता हूं कहां पर लिखा हुआ, ये देखो फिलॉसफी की बात हम लोग कर रहे थे, ये देखो फिलॉसफी यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी हो गया, राइट। व्हाट वर द कल्चरल थिंग्स, जो डेवलपमेंट हो रही थी, यानी कि आप लैंग्वेज की बात करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। लैंग्वेज मतलब अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह, आप देखिए लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन, हर एक चीज मिलेगी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, व्हाट वाज द ज्योग्राफी, व्हाट वाज द मेडिसिन उस पीरियड का, ये सब चीजें आपको पता चल रही हैं। तो बीए के सिलेबस से कैसे कैसे आपको यहाँ पर चीजें कन्वर्ट हो रही हैं। बीए दिल्ली ऑनर्स का, बी ऑनर्स का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बी ऑनर्स का जो कोर्स है वो कितना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है यूपीएससी से, वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 2 है। जब आप सेमेस्टर 2 के पेपर नंबर 5 पे आओगे, यानी कि एक और पेपर जो होता है सेमेस्टर नंबर 2 में, देखिए सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ मेडिवल वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट है वो ये, कैसे अब यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री आने लग गई, ठीक है। अब रोमन रिपब्लिक्स, ये सब चीजें आपको नहीं जानना है, जीएस के अंदर नहीं जाना है। रिलीजन एंड कल्चर इन एंशिएंट रोम नहीं जाने की जरूरत है, क्राइसिस ऑफ रोमन एम्पायर नहीं। लेकिन जब आप बीए में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नॉलेज हो जाएगी रोमन एम्पायर के बारे में भी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ थोड़ा बहुत रुख यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था यूरोप में, ये सब पूरा ऐसा यूरोप की कहानी बताई गई है। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब यहाँ पर नहीं है, मेडिवल हिस्ट्री यहाँ नहीं है। बट हाँ, जब हम लोग बात करते हैं अपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो बेसिकली हम इन टॉपिक्स का हल्का हल्का रेफरेंस देते हैं कि यार यूरोप में उस वक्त ये चल रहा था, उसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड तो यूनाइटेड ही है, राइट। देन आप देखोगे यहां पर आपको हल्का हल्का पता चल रहा है, ठीक है, कैसे इस्लामिक अंपायर जो है वो डेवलप होगा। तो पहले उससे पहले उसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। मेडिवल हिस्ट्री का चैप्टर जो सतीश चंद्रा एनसीईआरटी है ना, सतीश चंद्रा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 वो बेसिकली पूरा इसी के बारे में यहां पर धीरे धीरे बात करता है। व्हाट वाज द कैलिफेट सिस्टम, व्हाट इज दिस उम्मा, है ना, उम्मा किसे बोलते हैं, कैसे ये सुल्तानेट्स यहाँ पर शुरू होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करता है, ठीक है। तो ये मेडिवल हिस्ट्री का है, इसलिए अभी मैं इसमें और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे ये पूरा चलता है हिसाब किताब, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें बताई हुई हैं, है ना, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये पूरा सिंक्रोनाइज यहाँ पर चलता है ना। हमने देखा हुआ है, अगर आपने मेरी लेक्चर्स लगाए होंगे तो आपने देखा है कि हमने शुरुआत जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से करी थी, है ना। हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरुआत करी थी, एंड ट्रस्ट में हम ये पूरा बैचेस के अंदर तो हम 15-15 दिन, 17-18 दिन में खत्म कर लेते हैं, दिन में, यस दिनों में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैसे प्री हिस्टोरिक के बाद हमने यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से चीज़ों को शुरू करते हैं, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री हिस्टोरिक में 3 फेजेस आ जाएंगे जो हम लोग ने ऑलरेडी किए हुए हैं, है ना। दैट इज व्हाट, दैट इज पैलेलिथिक, दैट इज मेसोलिथिक एंड दैट इज नियोलिथिक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इंडस वैली मिलेगा। इंडस वैली के बाद यू विल फाइंड द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड एंड देन दैट इज कॉल्ड एज लेटर वैदिक पीरियड, राइट। इन दोनों के बीच का डिवाइडिंग लाइन इज 1000 BC, ठीक है। वैदिक पीरियड के बाद जो हम लोगों ने देखा दैट इज द पीरियड ऑफ महाजनपदास, है ना। ये सब चीजें आपके, मैं बता रहा हूं कि दिस इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूं, दिस विल गो ऑन, अब मैं आपको इसको दिखा देता, ठीक है। बट थिंग इज कि वो अभी आप मैं बेसिकली एक वेबसाइट के थ्रू जाके आप कहीं भी आप देख सकते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ही टॉपिक्स में क्या यहाँ पर फर्क है, ठीक है। दोनों ही टॉपिक्स में क्या फर्क है। तो बीए का जो सिलेबस है वो कितना सिंक्रोनाइज्ड है और उससे क्या क्या एडवांटेजेस होंगे वो आपको यहाँ पर आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। किसी और वीडियो में आपको मैं सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 को भी कर दूंगा, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 को कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप बीए कर रहे हो, आपको हर ईयर जो पढ़ रहे हो उसको किस हिसाब से पढ़ना है कि वो हमारी यूपीएससी में हेल्पफुल हो जाए, अगर आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हो तो। एंड सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप, जब मैं आपको बोल रहा हूं कोचिंग कर लो, मत करो। मैं ये
कह रहा हूं जो कर रहे हो बीए के अंदर वो ऐसा करो कि वो आपके आगे के लिए भी काम आए, उसको वहीं से प्रिपेयर करो, उसके लिए वहीं से नोट्स क्रिएट करो, उसके नोट्स ही ऐसे बनाओ, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको यहां पर करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहां पर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे मतलब कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हैं। क्या होता है ना, जनरली आप लोग कमेंट कर देते हो और कमेंट करने पे होता क्या है कि वो कमेंट का आंसर हम लोग आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, या मैं आप तक पहुंच नहीं पाता हूं। मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती हैं, आप कमेंट में लिख देते हो, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं। तो इसलिए क्या है, मैंने सोचा कि मैंने गूगल फॉर्म लगवाया हुआ है, उसमें आप अपना वो क्वेरी लिख के भेज दीजिए, अपना नाम और अपना क्वेरी लिख के भेज दीजिए, एंड आई एंड माई टीम विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू, और आपकी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बस आई होप दिस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आप वेरी क्लियर टू यू, कैसे बीए का सिलेबस एंड कैसे यूपीएससी का सिलेबस, बीए ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का सिलेबस कितना मेल खाता है यूपीएससी के सिलेबस से। इसी तरह से हम लोग सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 भी करेंगे, सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 भी कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको दिखा सकते हैं। पॉइंट कहने का ये है कि कैसे हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हैं हंसते हंसते, ज्यादा बिना एफर्ट डाले। ये मैं आपको बस बताना यहां पर चाहता था। भला आपका ही होगा भाई, ठीक है। हम तो मतलब ठीक है, आई एम अ मेंटर, मेरा काम ही यही है, काम तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। बट आप लोगों को कहीं से फ़ायदा हो जाए, मेरा बस यही कोशिश होती है, यही मेरी मतलब बस आप लोगों के लिए प्रार्थना भी होगी कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, जो भी मुझे देख रहे हैं, है ना, जो भी मुझे यहाँ सुन रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए, कहीं ना कहीं मैं उनकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट डाल पाऊँ। कोई भी अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आपको पता ही है, इट इज़ हिस्ट्री बाय आसिम सर करके, हिस्ट्री बाय आसिम सर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विद ऑल दिस थिंग्स आई एंड अप टुडे सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को समझ पाएंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, और इसको पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश आप लोग करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। पढ़ाई खूब करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।